हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप पूरी तरह से जानते हैं, सर्वविदित है आप लोगों को कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच जो पोइट्री सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसकी हम बात कर रहे थे कि कैसे आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे। हालांकि जो आपके सिलेबस में थे ना वो तो हम मेजरली एक बार डिफाइन कर ही चुके हैं। एक एक टॉपिक को एक एक तरीके से हमने एक अलग अलग वीडियो बना करके आप लोगों को प्रेजेंट कर ही दिया। कल आपको ये भी बता दिया गया कि आपको कोर्स कैसे कैसे पढ़ना है। आज जो है अपनी क्लासेज चलेंगी आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो पोइट्री अप्रिसिएशन में फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपन ने कल जो पढ़े थे एक बार के लिए बता देता हूँ। आपने शायद यहाँ तक पढ़ लिया था, मेटोनिमी तक। नहीं, मेटोनिमी तक नहीं पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था जरा बताना मुझे। एंटीथेसिस पढ़ लिया था क्या, या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट या एपिग्राम? एनाफोरा पन हो गया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया था, एंटीथेसिस चलेगा शायद, राइट? क्या चलेगा? राम राम गुरुजी, एक बार बताना जरा कि पर्सोनिफिकेशन तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था? जल्दी से बताओ बच्चे। सभी बताएंगे। गुड इवनिंग प्रियंका, एसके, ललिता, पर्सोनिफिकेशन तो हो गया था, मानवीकरण तक कंप्लीट था। अब चलेंगे मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? सेनेक्टकी पढ़ लिया था अपन ने शायद। अब मेटोनिमी क्या होता है? मेटोनिमी का याद रखेंगे कि मेटोनिमी क्या होता है। अपन विचार कोई और प्रस्तुत करना चाहते हैं और नाम किसी और चीज़ का ले लेते हैं तो वो मेटोनिमी होता है। लेकिन अपना मेटोनिमी, अच्छा एंटीथेसिस चलेगा। सर एंटीथेसिस हो गया क्या? एक बार चेक करना सर। हाँ, तो एंटीथेसिस और पर्सोनिफिकेशन हो चुके हैं दोस्त। अब तो मेटोनिमी चलेगा। मेटोनिमी का मतलब होता है कि यूज ऑफ अ डिफरेंट वर्ड, एक अलग से शब्द का यूज, डिफरेंट वर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर आइडिया। एक पर्टिकुलर आइडिया आपको दिखाना है, एक विशेष विचार आपको दिखाना है, और विशेष विचार को व्यक्त करने के लिए आप एक अलग सी चीज़ यूज कर लेते हो, तो उसी को कहते हैं मेटोनिमी। सर कैसे कहते हैं मेटोनिमी, जरा बताना। देखो मैं बताता हूँ। अपन कहते हैं ना कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। कहते कि नहीं कहते पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड? तो क्यों कहते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड? इसका मतलब होता है कलम की ताकत का मतलब होता है अक्ल बड़ी की बहस, वो वाली ये मुहावरा है। तो अपन इसको बोलते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन इज माइटियर, MIGHTIER, माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन जो है तलवार से ज़्यादा माइटियर है। तो यहाँ पर पेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, पेन रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, और जो तलवार रिप्रेजेंट करती है फिजिकल पावर को। तो ये तो होगी अकल और ये होगी भैंस, मतलब फिजिकल पावर। समझ गई मेरी बात? तो अगर दो चीज़ें हों, एक तरफ फिजिकल पावर, अब देखो यहाँ पर फिजिकल पावर दिखाने के लिए मैंने स्वॉर्ड यूज किया, और यहाँ पर नॉलेज को दिखाने के लिए मैंने पेन यूज किया, है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना, बस कर दो, ठीक है। हाँ, क्लियर है ना? आगे मेरी बात समझ में? पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है कलम से ज़्यादा, तलवार की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही है नॉलेज से ज़्यादा, नॉलेज की ज़्यादा बात चल रही है फिजिकल पावर से। तो नॉलेज यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्वॉर्ड जो है वो किसको यूज़ कर रहा है? फिजिकल पावर को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि जैसे पेन की जगह कुछ और ले लेते हैं। जैसे मर्डर, MURDER, ठीक है ना? मर्डर वॉज रोरिंग बिफोर द हंटर। वैसे पर्सोनिफिकेशन की टाइप हो गया एक तरह का, इसको तो छोड़ो, दूसरा ले लेते हैं और रिप्रेजेंट करने वाली चीजें ले लेते हैं। जैसे रोज, ठीक है ना? रोज किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटीफुल फ्लावर को।
ठीक है ना, रोज इज प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट देन थॉर्न। अब देखो कहते हैं कि जो यहाँ पर किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, जैसे खुशियाँ है ना, मोर रिक्वायर्ड कह दो, प्लेजेंट की जगह मैं कुछ और टर्म यूज कर लेता हूँ। देखो बनाया हुआ सेंटेंस है तो टाइम लगेगा, बनाया है मैंने ये सेंटेंस, ऐसा है नहीं। तो देखो रोज इज मोर रिक्वायर्ड देन थॉर्न, सही बात है कि आप गुलाब की रिक्वायरमेंट करते हो, कभी भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं करते, कांटों की रिक्वायरमेंट नहीं करते। हर कोई रिक्वायर करता है प्लेजर को, दुनिया में हर कोई चाहता है कि मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो रोज़ यहाँ पर प्लेजर और ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, और थॉर्न यहाँ पर ट्रबल को सिंबलाइज करता है। तो मैंने कहा कोई भी इंसान ट्रबल नहीं चाहता अपनी दुनिया में, चाहते क्या है, सब लोग प्लेजर चाहते हैं। तो प्लेजर और मैंने यहाँ पर ट्रबल को रिप्रेजेंट किया किससे, रोज और थॉर्न से। अब बात करते लिटोटेस। लिटोटेस का मतलब क्या होता है, लिटोटेस का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रख देना, एक नेगेटिव और एक ब्लोम एक साथ रख देना ही क्या कहलाता है, लिटोटेस कहलाता है। यानी कि टू प्लेस डबल नेगेटिव वर्ड्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव सेंस। टू प्लेस रख देना, टू प्लेस डबल DOUBLE डबल नेगेटिव वर्ड्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंस। सेंस तो पॉजिटिव देना है और वर्ड नेगेटिव यूज कर दिए, पॉजिटिव सेंस। ओके, पॉजिटिव सेंस। अब जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, सर जी कल वाला एनाफोरा फिर से बताओ। अच्छा एनाफोरा दोबारा बताना है कर्म, ठीक है बता रहा हूँ। एनाफोरा और एपीफोरा क्या होता है मैं वैसे ही बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल अपन बाद में देख लेंगे। एनाफोरा का मतलब होता है जैसे लाइन की बिगिनिंग में ना कुछ एक या दो वर्ड्स आपको रिपीट होते हुए नजर आते हैं लाइन की बिगिनिंग में, तो समझ जाओ वो एनाफोरा है। लाइन के एंड में अगर आपको एक या दो वर्ड रिपीट होते नजर आते हैं सेम टाइप के, दो या तीन लाइन में, तो वो हो जाता है आपका एपीफोरा, ठीक है ना। एनाफोरा और एपीफोरा में सिर्फ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होता है, इन द बिगिनिंग एनाफोरा और इन द एंड एपीफोरा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि शी इज नॉट अनहैप्पी विद हर लाइफ। वह अपने जीवन से अनहैप्पी नहीं है, शी इज नॉट अनहैप्पी विद हर लाइफ। तो बताओ यहां पर आप देख रहे हो कि नॉट अनहैप्पी, नॉट नेगेटिव है, अनहैप्पी इज ऑल्सो नेगेटिव, और अब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम हैप्पी, शी इज हैप्पी, है ना। ओके, एक और एग्जांपल देखें कि ये समझ में आ जाएगा। वैसे बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, जल्दी बताओ। जितने भी बच्चे हैं क्लास ले रहे हैं वो बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। जवाब दीजिए फटाफट। अब तो टाइम लग रहा है तुम्हारे क्वेश्चंस, अभी एक्टिव लोग नहीं है इसका मतलब। अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब होता है संकेत, यानी कि इंडिकेशंस। आप जैसे संकेत यूज करते हो, सिग्नल्स यूज करते हो, यानी कि आप यूज करते हो रेफरेंसेज, रेफरेंसेज या फेमस रेफरेंसेज या रेफरेंसेज फ्रॉम ओल्ड फेमस, पुरानी फेमस बुक्स। इसके अलावा आप कोई कह सकते हो मूवीज़, या कहीं से भी आप अलूजन यूज़ कर सकते हैं, मूवीज़ एंड अदर्स। आप कहीं से भी पुरानी कोई चीज़ों का संकेत ले लो तो वो समझ जाएंगे आपकी क्या है, वो अलूजन है, ठीक है ना। अलूजन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का रेफरेंस लेकर के आप कह सकते हो। मैंने कहा कि अभी सिंपल सा मैंने एक सिंपल लिया कि वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ थे ना, वर्ड्सवर्थ WRTH, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर नहीं थे। तो अब मैंने यहाँ पर एक अलूजन यूज़ किया कि मैंने वर्ड्सवर्थ को शेक्सपियर नहीं कहा, SHAKESPEARE। अब मैंने वर्ड्सवर्थ तो नॉर्मली पोइट थे, उनका नाम था, और मैंने शेक्सपियर को अलूजन यूज़ किया है, ठीक है ना। अरे
दूसरा देखो, मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अपोलो ले लेते हैं या क्राइस्ट ले लेते हैं, है ना। तो देखो, द मैन बिकेम क्राइस्ट, द मैन बिकेम आदमी बन गया, और मैंने कहा द मैन बिकेम क्राइस्ट, आदमी क्राइस्ट बन गया, ठीक है ना, आफ्टर परगेशन, शुद्धिकरण के बाद। तो आफ्टर परगेशन शुद्धिकरण हुआ उसका, और शुद्धिकरण होने के बाद वो क्या बन गया, क्राइस्ट बन गया। तो क्राइस्ट जो है एक ग्रीक मिथोलॉजी में ईसा मसीह को कहते हैं। तो अपन ने उस आदमी को क्राइस्ट कह दिया, वर्ड्सवर्थ को शेक्सपियर कह दिया, अपन कह देते कालिदास को मिल्टन, वो सूरदास को मिल्टन कह देते हैं, कालिदास को शेक्सपियर कह देते हैं। तो ये क्या है, अल्यूजन है, अपन इतिहास से लेते हैं, कुछ संकेत लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाउ यू हैव बिकम, अब देखो मैं एक नॉर्मल इंडियन एग्जाम्पल लेता हूँ, नाउ यू हैव बिकम प्रताप या महाराणा प्रताप, यू हैव बिकम महाराणा प्रताप। अब बताओ, सामने वाले को मैंने महाराणा प्रताप कह दिया, तो महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े सिंबल है जो ब्रेवरी का है, और बहादुरी के लिए मैंने महाराणा प्रताप यूज़ कर दिया। तो ये क्या है, अपन कोई अल्यूजन ले लेते हैं, संकेत ले लेते हैं पुरानी चीज़ों से, तो वो संकेतों को अपन क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपन अल्यूजन कहते हैं। अगला है कियास्मस। कियास्मस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को इन्वर्ट करके यूज करना, सेंटेंस को उल्टे करके यूज करना, द इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, या द इन्वर्जन ऑफ किसका, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इन्वर्जन। आपने अगर मैकबेथ के बारे में सुना हो तो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ ड्रामा था उसमें चुड़ैल बोलती है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो ये एक लाइन थी, जैसे अब देखो, फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, अब ये यूज किया, अब इसी को जस्ट इन्वर्ट करके लिख दिया, फाउल इज फेयर। ठीक है ना। एक है नेवर यू किस, नेवर यू किस ए फूल, नेवर यू किस ए फूल, ए फूल किस, या ए किस फूल यू, ए किस फूल यू। जॉन कीट्स ने भी लिखी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो वो क्या हो जाता है, जब अपन सेंटेंस को उल्टा सुल्टा करके लिख देते हैं वो कियास्मस हो जाता है, यानी कि इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का अपन इन्वर्जन कर देते हैं, उल्टा क्रम कर देते हैं, इन्वर्जन का मतलब उल्टा क्रम, तो वही क्या हो जाता है, कियास्मस हो जाता है। आई समझ में। अगला देखो, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, अ सिंपल सेंटेंस विद अ डीप मीनिंग, अ सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस विद डीप मीनिंग। एक सामान्य सा सेंटेंस दिखने वाला, बहुत गहरे मीनिंग को रखने वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है क्या, पैराडॉक्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, लेस इज मोर। दुनिया में जो ऐसा कहते हैं ना कि कितना भी मिले, न के बराबर मिलेगा तो भी वो बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है न के बराबर मिला है भली दुनिया में, लेकिन वो बहुत है हमारे जीने के लिए। तो आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, ठीक है ना, आई मस्ट बी क्रूअल, मुझे निर्दयी होना पड़ेगा दयालु होने के लिए। हैमलेट ने शेक्सपियर कहा, मतलब कि मैं अपने पिताजी के प्रति दयालु होना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का मर्डर मेरे चाचा और माँ ने मिलकर किया, और मुझे इसके लिए निर्दयी होना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे चाचा की मर्डर करना पड़ेगा, मेरे माँ को सबक सिखाना पड़ेगा। फ्रीडम इज स्लेवरी, आज़ादी ही गुलामी है। आज जो हम आज़ादी समझ लेते हैं, अब इसको गहरा मीनिंग है। मैंने कहा कि जैसे देखो कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत मिल जाएगी लेकिन जीवित नहीं बचेंगे। तो ये लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो सिंपल दिखते हैं और लेकिन वो गहरे मीनिंग रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके, कि अ सिंपल स्टेटमेंट, ए सिंपल सेंटेंस विद अ डीप मीनिंग इज कॉल्ड पैराडॉक्स। टॉटोलॉजी क्या कहलाती है, टॉटोलॉजी कहलाती है यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स। अगर हम अनावश्यक शब्दों का यूज कर लेते हैं तो वही क्या कहलाती है, टॉटोलॉजी कहलाती है। सर कैसे, एक बार समझाना जरा, यूज ऑफ ये कैसे होते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स कैसे होते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल आया और उसमें लिख रहा था कि एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा बोनस लिख रहा था, ये लिख रहा था प्रीवियस, जैसे ऐसे लिख रहा था फ्री गिफ्ट, है ना, फ्री गिफ्ट।
दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ एन एंड पैराडॉक्स। हाँ क्रम, इसकी डेफिनेशन को कई तरीके से एलाबोरेट किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके आप इसको समझ सकते हो। कि मैं तो जिससे इसको सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, वो ये समझाऊँ कि कोई लाइन ऐसी लाइन जो आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सिंपल सी लाइन है, लेकिन उसके अंदर बहुत डीप मीनिंग होता है, बहुत गहरी मीनिंग होता है। हर एक लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, काफ़ी बड़ा लिख सकते हो उसके पास। हर एक लाइन टाइटल होती है, ये पैराडॉक्स होता है, हर एक लाइन टाइटल होती है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, अंत की शुरुआत। तो समझ में नहीं पाया, ये शायद कोई बुकिश लैंग्वेज है। तो एक्स्ट्रा बोनस फ्री गिफ्ट हुई है ना। एक अपन ने कहा जैसे कोई और भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कॉन्सॉर्ट हस्बैंड, कॉन्सॉर्ट वाइफ। तो कॉन्सॉर्ट तो पहले हस्बैंड वाइफ होता है, तो आप वाइफ यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा शब्द होते हैं जिनको अपन यूज नहीं करते, ठीक है ना, और वो एग्जाम में आ जाते हैं। अब जैसे देखो बोनस तो पहले से एक्स्ट्रा होता है। एक देखो रियल फैक्ट, रियल फैक्ट है ना। कोल्ड आइस, अभी आ रखा है कोल्ड आइस। अब देखो ठंडी बर्फ़, तो आइस तो कोल्ड ही होती है, तो आइस के लिए अपन कोल्ड यूज़ नहीं करें, ठीक है ना। हॉट फायर ऐसे यूज़ कर देते लोग, हॉट फायर। गर्म आग, तो आग तो कभी गर्म ही होती है, गर्म कभी ठंडी होती है कि आग, तो हॉट फायर ऐसे यूज़ कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये एनाडीप्लोसिस, एनाडीप्लोसिस का मतलब क्या होता है? एनाडीप्लोसिस, आप इन सेंटेंसेस को देखो एक बार, आपको दिख रहा होगा, देखो फियर लीड्स एंगर। अब देखो इस लाइन का अंत किससे हुआ है? एंगर से। तो दूसरी लाइन का अंत किससे होगा? चालू होगा एंगर से। फिर देखो इसका हेड से हुआ है, तो फिर हेड से चालू होगा। तो मैंने कहा कि द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट सेंटेंस बिगिंस विद द लास्ट वर्ड ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, ठीक है ना। एनाडीप्लोसिस में क्या होता है कि क्या होता है, द नेक्स्ट सेंटेंस, अगला जो सेंटेंस होता है ना, बिगिंस विद द एंडिंग वर्ड ऑफ द प्रीवियस लाइन, एंडिंग वर्ड ऑफ द प्रीवियस लाइन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। पिछले सेंटेंस के एंडिंग वर्ड से चालू होता है ना। अब अगर आपको दिख जाए कहीं कोई कविता में इस तरीके का दिख जाए पोइम में, तो आप उसको आंसर लगा देना, पोइम में दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे माने ये फियर लीड्स टू एंगर, अब फिर एंगर से दोबारा चालू हो गया, फिर हेट से दोबारा चालू हो गया। इसमें देखो द लव, ये देखो पोइम है पूरी 3 लाइन की, शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या आ रखा है कि द लव ऑफ बिग्ड मैन कन्वर्ट्स टू फियर। अब फियर आ रहा है लास्ट में, फियर को देखो, दैट फियर टू हेट एंड हेट टर्न्स वन और बोथ द वर्दी डेंजर्स एंड डिजर्व दैट, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर फियर आ रहा है, फिर हेट से अंत हो गया, फिर हेट शुरू, ठीक है ना, इस तरीके से। तो है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एनाडीप्लोसिस होता है। तो एनाडीप्लोसिस का मतलब होता है कि जो वर्ड आपके एक सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, वही वर्ड आपके अगले सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। सिंपल है एनाडीप्लोसिस। क्यासमस, लिटोटेस आपने सारे पढ़ लिए। अब एपिस्ट्रॉफी। अच्छा देखो एपिस्ट्रॉफी में क्या दिखेगा आपको, लाइन के एंड में, आपको देखो लाइन के एंड में कुछ वर्ड्स रिपीट होते हुए नजर आएंगे, जैसे सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। अब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये आपका अब्राहम लिंकन का फेमस स्टेटमेंट है। एक देखो इसके, देखो इफ़ यू डिड नॉट, यहाँ तो आपका एनाफोरा आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। अब जो एनाफोरा समझना चाह रहे थे वो यहाँ देख लो, ये एनाफोरा आ गया। अब सेम रिपीटिशन, अगर सेम चीज, एनाफोरा भी कह सकते हैं, फोरा। और ये एपिस्ट्रॉफ, इसको एपिस्ट्रॉफ भी कहते हैं। देखो लेकिन एपिस्ट्रॉफ में क्या होता है, सेट फिक्स नहीं होता, उसमें वर्ड फिक्स होते हैं, पूरे फ्रेज फिक्स नहीं होते। इसमें देखो आई गेव द रिंग, आई गेव द रिंग, आई गेव द रिंग, पूरा आ गया ना, है ना। और ये शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। इसमें देखना आप, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, देखो द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये क्या है, द टेल्स ऑफ 2 सिटीज़ किसका है, चार्ल्स डिकिंस का, द टेल्स ऑफ 2 सिटीज़। इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था। तो ये लाइन भी अपन ने पढ़ी थी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ वर्ड्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, एंड इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो एज ऑफ रिपीट हुआ है, वर्स्ट ऑफ टाइम्स और टाइम ऑफ टाइम्स और ऑफ टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है। तो जब सेंटेंस के लास्ट में, है ना, सेंटेंस के लास्ट में, क्लॉज के लास्ट में सेम फ्रेज या सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो क्या कहलाता है, एपिस्ट्रॉफी कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, द रिपीटिशन, पकड़ना पड़ेगा लाइन में से भैया, इसको ढूंढने, है ना, ढूंढ के पकड़ना पड़ेगा। द रिपीटिशन ऑफ
the same words and phrases, the same words and phrases at the end of sentences or clauses, सेंटेंस और क्लॉज के जो एंड में है ना, आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेज रिपीट होते नजर आएंगे, वही क्या कहलाते हैं आप लोगों के। आप इनको आराम से एग्जाम्पल के लिए करना, वैसे एक बार पढ़ना है आपको, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं, इनको बस पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना, सामान्य शब्दों में मैंने बता ही दिया। अगला है पॉलिप्टॉन। अब पॉलिप्टॉन का आप मतलब समझना, देखो एक ही वर्ड होगा, एक रूट वर्ड होगा, उस रूट वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करके दिया होगा। देखो विद ईगर फीडिंग, फीडिंग फूड, ठीक है ना, फीडर दे रखा है ना, फीडिंग फूड फीडर, एक ही शब्द को तीन अलग अलग फंक्शंस में दे रखा है। तो देखो विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड में से लिया गया है। लव इज नॉट लव, तो देखो लव लव तो है ही। फिर अल्टर्स, देखो अल्टर्स अल्टरनेशन, ठीक है ना। फिर देखो मूवर रिमूवर और मूव रिमूव, तो एक ही वर्ड को यानी रूट वर्ड इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस। तो देखो इसको कहेंगे अपन वन रूट वर्ड इज रिप्रेजेंटेड, एक ही रूट वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इन डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस, अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शंस के अंदर, ग्रामेटिकल फंक्शंस, ठीक है लाडलो। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं आपको कैसे। जैसे देखो फीडिंग वर्ब है, फूड नाउन है और फीडर भी नाउन है, तो इसने एक ही वर्ड यूज कर लिया फूड और उसको रिपीट करता चला गया। सर कोर्स लिखूं, कोर्स मत लिखो आप, तो पीडीएफ आप कोर्स का सिलेबस निकाल लो और सिलेबस निकाल करके एक एक टॉपिक कवर करते जाओ, ऐसे करो अकरम खान। और क्या तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है ना। आप आराम से करो, अभी खूब टाइम है और आराम से रिवीजन कर लोगे। अपन रिवीजन भी करेंगे, टास्क बेस्ड क्लास रखेंगे, टास्क भी दिया करेंगे आप लोगों को जल्दी, है ना। टास्क बेस्ड क्लास रखेंगे 2 जून से चालू कर लेंगे अपन। आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका टास्क दिया करूंगा, टास्क को तैयार करवाया करूंगा, तैयार करके पूछा करूंगा, ठीक है ना। ये हो गया फंक्शंस। डाउट काउंटर भी रखा करेंगे अपन, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्टर्स अल्टरनेशन अल्टरेशन और मूव रिमूवर और रिमूव। असोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स। जब रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स, जब सेम वोवल साउंड्स का रिपीटिशन होगा तो क्या कहलाएगा, वो असोनेंस कहलाएगा। ये अपन ने उसके अंदर पढ़ लिए अलिट्रेशन के अंदर, जब मैं आपको पढ़ाया होगा, वीडियो डाली होगी, तो अलिट्रेशन के अंदर है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं। अपन ने अब देख लिया कि अगर आपको एक ही वोवल साउंड रिपीट होता हुआ नजर आए तो वो अपन का असोनेंस कहलाता है। जैसे देखो शी सीज, सम बीज अराउंड ट्रीज। अब देखो यहाँ पर आपको शी देखो ई का साउंड दिख रहा होगा, ई फिर ई दिख रहा है ना, ई का साउंड। तो ये बार बार बावल साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बावल साउंड रिपीट हो रहा है। देखो शी ई, सीज ई, फिर बीज ई, फिर ट्रीज ई। तो ई का साउंड जो आता है, जब सेम रिपीटिशन हो, मतलब सेम साउंड, चाहे शुरू में हो जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे एंड में आ जाए। देखो यहाँ एंड में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, लास्ट में भी आ सकता था, ठीक है ना। अगर ये बी रहता, बीज नहीं रहता, बी ए बी होता, तो यहाँ पर लास्ट में रह जाता ये। तो कहने का मतलब जब स्वर का यानी कि स्वर ध्वनि का रिपीटिशन आसपास के करीबी शब्दों में होता है तो वो क्या कहलाता है, असोनेंस कहलाता है। और अगर मान लो व्यंजन का आसपास होता है तो वो कंसोनेंस कहलाता है। बस इतना सा है। देखो ये कॉन्सोनेंस है, ये लास्ट है आज अपन को जो पढ़ना है। द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर अपन समान किसका, व्यंजन ध्वनियों का रिपीटिशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई, समान व्यंजन ध्वनि का रिपीटिशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्सोनेंस कहलाता है। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे, समझ रहे हो मेरी बात को कैसे, देखना अच्छे से समझना। रिपीटिशन कैसे होगा, व्यंजन का रिपीटिशन बता रहा हूँ, व्यंजन ध्वनि का रिपीटिशन।
जैसे मैंने कहा था जज, JUDZE, द जज हैज़ ड्रज्ड, द जज हैज़ ड्रज्ड, है ना, ड्रज्ड टू रिजॉल्व द ग्रज, GRUZDZ, ग्रज बिटवीन, हाँ बस ग्रज ऐसे लिख दो, रिजॉल्व द ग्रज, ठीक है ना। अब देखो जेरी वेंट हेयर एंड देयर नो वेयर, बिल्कुल सही है अकरम, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखना द जज हैज़ ड्रज्ड द रिजॉल्व द ग्रज। अब देखना यहाँ पर ज साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, जज ज, यहाँ भी ज रिजॉल्व, ये जेजेंडा वाला है ज़्यादातर, ये ज है, और ये वाला जो साउंड है ये ज है। तो देखो ज का रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट ध्वनि रिपीट होती है, व्यंजन ध्वनि रिपीट होती है, तो उसी को अपन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और ख़ास विस्तार से ये आपको मैंने अलिट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाए हुए, आप वहाँ देख लेना। इसको अपन बेकार में इसको बड़ा करे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अपन ने जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि पोइट्री एप्रिसिएशन में आपको किसी लाइन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस। बाकी का सेपरेटली इनका कोई अस्तित्व नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। ये मैंने अपने हिसाब से पढ़ाए हैं आपको कि इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं, हज़ारों होते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ली हैं, है ना, और उन्हीं महत्वपूर्णों को आपको तैयार करना है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे कोई मतलब का नहीं है, यूजलेस हो जाएगा और याद भी नहीं रख सकोगे। कितना पढ़ोगे आप, एक लिमिट होती है ना हर चीज़ को पढ़ने की। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको अपन ऐसे ही नॉर्मली पढ़ के भी समझ जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बाकी के इनके लिए आपको ज़्यादा और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यही काफ़ी है। आप इनको अच्छे से तैयार करना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा माइंड में सेट हो गए होंगे। बाकी का आप हल्का से एक बार इनको मतलब आप इनको गो थ्रू करोगे तो आपके माइंड में प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कल नए टॉपिक के साथ। और जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ प्रोज, कि प्रोज को कैसे पढ़ाएं, टीचिंग ऑफ प्रोज को कैसे पढ़ाएं। फिर टीचिंग ऑफ पोइट्री है, फिर टीचिंग ऑफ ग्रामर है। तो पहले ये पेडागोजी हमने चालू कर देनी है। अब लिटरेचर वाला पोर्शन हो गया, फिर वोकैब का रह रहा है। तो पेडागोजी चालू है, पेडागोजी खत्म होते ही वोकैब चलती रहेगी और आपका रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है ना। वोकैब का कोई और छोड़ तो है नहीं, अनंत चलती रहेगी वोकैब तो। और आपका ये पेडागोजी वाला पोर्शन अपन उठा लेंगे, ठीक है। रेडी, यही बच रहा है बस अब पेडागोजी, और कुछ नहीं बच रहा। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन बच रहे हैं, वो एक दिन की क्लास है, वो तो आपको समझानी है कैसे करने होते पैसेज, बाकी करना आप ही को होता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अब अपना सिलेबस अप्रॉक्स 1 टाइम तो कंप्लीट है, अब 2nd टाइम के लिए अपन रिवीजन चालू करेंगे 2 जून से। तो आज के लिए दोस्त इतना ही बस, थैंक यू, बाय बाय।